नमस्कार, जय जोहार। IND24 के इस खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो वैसे तो किसी चर्चा के मोहताज नहीं है। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो एक लंबा कार्यकाल इन्होंने कांग्रेस शासनकाल का देखा है। कांग्रेस शासनकाल में कई सारे पदों पे ये आसीन रहे हैं, जिनमें विधायक से लेकर राज्य मंत्री और PCC चीफ तक के पद को इन्होंने संभाला है। बिना विलंब किए हम सीधे बात करते हैं और परिचय करवाते हैं धनेन्द्र साहू से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। तो सर जी धन्यवाद सर। आपका सबसे पहला मैं सवाल यही लूँगी सर कि एक लंबा समय आपने देखा, एक लंबा दौर आपने देखा है, और PCC चीफ की मैं बात करूं, विधायक की मैं बात करूं, राज्य मंत्री की मैं बात करूं, और पता नहीं कितने ही पदों पर आप रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों का अनुभव अब उस समय से लेकर अब तक का अगर मैं बात करूं तो कैसा महसूस करते हैं? क्या क्या अनुभव मिले हैं आपको अब तक के? ये कहूँगा कि जिन लक्ष्यों को लेकर और उद्देश्यों को लेकर राजनीति में आए थे, उनमें से कुछ तो पूरे हुए, कुछ अधूरे हुए, कुछ बिल्कुल पूरे नहीं हुए। और अब हम लोग उस पड़ाव में हैं कि जितने अधूरे जो सपने थे उसको भी पता नहीं उसे पूरा कर पाएंगे नहीं। राजनीति में आने के पहले उद्देश्य यही था। राजनीतिक में मेरा आने का दो प्रमुख कारण रहे। एक, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के जो संघर्ष था उसमें सम्मिलित था मैं। वही शुरुआत है मेरे राजनीतिक जीवन का कि छत्तीसगढ़ राज्य के हर संघर्ष में मैं बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। और ये सपना तो पूरा हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना। और साथ ही किसान प्राथमिकता में रहा हमारा। किसानों के मुद्दे को लेकर के ही हम लड़ाई लड़ते भी रहे। और जब अवसर मिला पद के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, तो उन सपनों को पूरा करने का बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हुई, बहुत हद तक सफलता भी नहीं मिली। तो एक तो जो राजनीति में आने का जो उद्देश्य रहा, जैसे मैंने बताया, किसानों के लिए हमेशा संघर्ष किया हमने। किसानों की बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई छत्तीसगढ़ नए राज्य में, जिसके लिए नए छत्तीसगढ़ राज्य की हम लोग कल्पना करते थे, मांग करते थे। और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं, अब जो पछतावा होता है कि जिस लक्ष्यों को अभी तक हासिल कर लेना था छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में, उन लक्ष्यों से अभी तक हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश काफ़ी अधिक दूर है। और मेरा इशारा है उस ओर कि छत्तीसगढ़ में हमारे किसान बहुत मेहनतकश हैं, नए तकनीक को भी अपनाया है, लेकिन आज भी संसाधन में हम बहुत पीछे हैं। संसाधन का मतलब है सिंचाई संसाधन, विद्युत के संसाधन। जो आज हमारे किसानों को जो सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए, आज प्राथमिकता नहीं मिल पा रही सिंचाई योजनाओं को। इसी तरह से विद्युत का जो जाल बिछना चाहिए, किसानों को सस्ते में बिजली कनेक्शन मिलना चाहिए, बिजली उपलब्ध होना चाहिए, वो भी आज नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर असीम संभावनाएं सिंचाई के क्षेत्र में है। मुझे सिंचाई के राज्य मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला था जब अविभाजित प्रदेश था। उस समय हमने जल उपभोक्ता कानून लाया था, एक संस्था बनी थी। और आज अब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में वो संस्था गर्त में चली गई। उसका कभी न चुनाव हो रहे हैं और न ही उस संस्था को ध्यान दिया जा रहा है। उसमें कृषकों की जल प्रबंधन में भागीदारी थी। और एक बड़ा मैं समझता हूँ, अपने जीवन की उपलब्धि मानता हूँ कि किसानों के लिए वह कानून हम लोग पारित करा करके पूरे मध्य प्रदेश में अविभाजित में लागू करवाए थे। और उसमें किसानों की बड़ी भागीदारी हुई, बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और उसमें काफ़ी सुधार हुए थे। आज सिंचाई के मामले में आज हम वास्तविक सिंचाई, आज भी छत्तीसगढ़ का जो वास्तविक सिंचाई है, जो
निर्मित सिंचाई योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। निर्मित सिंचाई योजनाएं तो कुल मिलाकर के लगभग कुल हमारा संभावित रकबा का लगभग 35% से ऊपर बताते हैं, लेकिन वास्तविक सिंचाई आज भी 20-22% से ऊपर छत्तीसगढ़ की आज तक नहीं हो पाया है। और ये जो है बहुत बड़ी अभी हमारी असफलता है। हम लोग जो देख रहे हैं लगातार बजट में, हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 15 साल सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ एनीकट बनाए, उससे 1% भी सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा। हमेशा हम लोग इसका विरोध करते रहे कि एनीकट से सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ेगा, इसमें बड़े बड़े जलाशय, बड़े बैराज बनाना चाहिए। हमारे पास सारे नदियों में, चाहे महानदी हो, पैरी नदी हो, शिवनाथ नदी हो, मोगरा हो, सरगुजा संभाग की, बस्तर संभाग की नदियाँ हों, काफ़ी बड़े पैमाने में हमारा जो सतही जल है, जो हर साल उसको रोक नहीं पाने के कारण बह करके समुद्र में चला जाता है, उसको रोक कर सिंचित कर सकते हैं। ये पर्याप्त मात्रा में हमारे प्रदेश में उपलब्ध है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में इस दिशा में उल्लेखनीय कोई उपलब्धियां नहीं हो पाई है, और इस बात का हमेशा दुख है, मलाल है कि उसको हम लोग मांग रखते हैं, विधानसभा में बातें रखते हैं इस विषय को। लेकिन आज जो भी दोनों हमारी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही तो भी आज जिस पैमाने पर आज हमें रकबा बढ़ना चाहिए, हमारे कांग्रेस शासनकाल में भी हम लोग उसमें सफलता उतना हासिल नहीं कर सके, और भविष्य में आज करना चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ की सही मानों में प्रगति और हमें विकास देखना है तो सिंचाई के रकबा में वृद्धि करना होगा, और ऐसे सारे योजनाओं को जो जिससे सिंचाई होनी है सबको स्वीकृत करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा किसान खुशहाल होगा। इसी तरह से विद्युत का जो रहा, और विद्युत के मामले में भी सारे नदी किनारों में विद्युत लाइनों का विस्तार होना चाहिए, सारे नाले के किनारे होना चाहिए, ताकि किसान आसानी से कनेक्शन ले सकें, ताकि किसान उस पंप से लिफ्ट कर सिंचाई कर सके। इस मामले में भी जो कार्य होना था बिल्कुल नहीं हो पाया इस प्रदेश में। बहुत सारे कार्य अभी भी, यही कहना है आपका सर? जी। तो और तभी छत्तीसगढ़ की, जहाँ छत्तीसगढ़ में किसान है, 86% लोग किसानी करते हैं, किसानी के ऊपर आश्रित है। यदि उनकी तरक्की, उनकी प्रगति होती है, ये बात हम धन्यवाद देंगे। हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल की सरकार बनी, भूपेश बघेल जी ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो धान की जो कीमत दिया 2500 रुपया कुंटल, और कर्जे को माफ किया, उससे किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़े पैमाने पर बदलाव आया उससे। और अभी अब ये मैनिफेस्टो का ये एक अब विषय बन चुका है कि भाजपा को भी मजबूरी में मैनिफेस्टो में लेना पड़ा धान की कीमत को बढ़ा करके, और आज उनकी सरकार बनी, उनको कीमत आज देना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस की सोच थी, ये कोई भाजपा की सोच नहीं थी। इससे अवश्य ही किसानों की माली हालत में आज सुधार आया है। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं एक फसल दो फसली रकबा मुश्किल से यहाँ पर प्रदेश में 8 से 10% के बीच में ही है। दो फसली रकबा भी नहीं है आज, एक फसल में हमारे यहाँ का किसान जो है निर्भर है। तो इसमें दो फसली रकबा पूरा हमारा प्रदेश का बढ़े, 100% सिंचाई की लक्ष्य को प्राप्त कर सके, तब तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है प्रगति कर रहा है। खाली सड़कों से या भवनों से प्रगति नहीं दिखाई देगी। जब तक हमारे किसान को हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बना सकेंगे, दो फसली जब तक हमारे पूरे प्रदेश में नहीं होगी, तब तक किसानों का सही विकास नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल सही बात कही सर आपने, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो किसानों का राज्य कहा जाता है, और किसानों के लिए आगे आकर सरकार को कार्य करना बेहद ज़रूरी है, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की। मेरा दूसरा सवाल ये होगा सर कि आपने श्यामा चरण शुक्ल, इसके अलावा स्वर्गीय अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल के बाद अब विष्णुदेव साय, सभी का कार्यकाल देख लिया है। पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में कितना अंतर महसूस कर पाते हैं आप, क्योंकि आपने सारा कार्यकाल अपने सामने देखा है? मैं तो जैसा कि मैंने बताया ना, मैं तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को उद्देश्य लेकर सामने आया। पवन दीवान जी उस समय नेतृत्व करते थे,
उनसे प्रभावित होकर हम राजनीति में आए। फिर हमें श्यामा भैया जी का आशीर्वाद मिला और उनसे बड़ी प्रेरणा मिली, और ये उन्हीं से ही जानी हुई, उन्हीं से ही प्रेरित ये किसानों के विषय में आज जितनी भी सोच बनी है, ये श्यामा चरण जी की देन थी। तो श्यामा चरण जी की एक खासियत मैंने देखा, हालांकि वो 3 बार मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, लेकिन तीनों बार में पूरा कार्यकाल उनको काम करने का अवसर नहीं मिला। तीनों बार मिला के 5 साल काम किए। आज अविभाजित मध्य प्रदेश के भी जितनी भी सिंचाई योजनाएं हैं उनकी है। वे व्यक्तिगत समस्याओं को राजनीति में, शासन में रहकर महत्व नहीं देते थे। वो ऐसे कामों पर विश्वास करते थे जिसके करने से लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होना चाहिए। ऐसे कामों को लेकर के, और एक राजनीति में जो सुचिता थी, ईमानदारी था, प्रदेश के विकास के लिए रात दिन जो सोचते थे, ऐसे नेताओं में से एक थे श्यामा भैया जी, और उनसे मैं काफ़ी प्रभावित रहा और अनेक बड़े नेताओं के साथ काम करने को मिला। दिग्विजय सिंह जी हमारे 10 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में। अजीत जोगी के भी निकटता प्राप्त हुई, और अभी रमन सिंह जी का भी कार्यकाल हम लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश में भी अन्य और भी हमारे इसके पूर्व के भी अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल देखा है हम लोगों ने, बहुत से मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है। लेकिन आज बहुत ही, अब आज राजनीति के मायने ऐसा लगता है कि बदल गए हैं। लोगों को जनहित, प्रदेश हित, देश हित के बदले में स्वहित ज्यादा दिखाई आज लोगों को दिखाई देने लगा है। पहले अपने हित की बात लोग देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर बड़ा सोच, व्यापक सोच, जिससे व्यापक प्रदेश की जनता का लाभ हो, काफी लोग उससे लाभान्वित हो, उनके जीवन में तरक्की आवे। ये तमाम आज जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा है, उस समय पहले ये नहीं था। आज जो हम लोग तो देखते हैं कि लोग बाग शायद राजनीति में, जितनी मैं अभी देखता हूँ नई पीढ़ी के जो लोग आते हैं, तो शायद उनकी यही सोच होती है कि राजनीति और इस पद के माध्यम से हम कितने जल्दी हम अपना स्वयं का स्तर ऊपर उठा सकें जी। जबकि राजनीति तो जन सेवा करने का एक सशक्त माध्यम है। पद के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी सेवा का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आज लोगों का कहीं न कहीं आज उद्देश्य जो है बदल गया है, और बड़ी पीड़ा होती है देख करके आज लोगों की, अधिकतम लोगों की सोच में जो परिवर्तन हुआ है, उसे लेकर के पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, लेकिन एक अच्छे संकेत नहीं है ये। आज जो भी लोग राजनीति में आते हैं उनके लिए जनता जनार्दन ही पहले सर्वोपरि होना चाहिए, उनके प्राथमिकता में आना चाहिए। बाकी बातें जो बात की बातें हैं, तो दुख होता है कि आज जिस तरह से जमाना चारों तरफ बदल रहा है, समाज परिस्थितियां ही इस तरह से है, सभी तरह लोगों के विचारधाराओं में काफी अधिक परिवर्तन आए हैं। धनेंद्र जी को आपको लोगों ने पॉलिटिक्स करते देखा है, लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सवाल मैं ऐसा लेना चाहूँगी जो शायद पब्लिक भी पसंद करे और उनको भी जानने की इच्छा हो कि धनेंद्र साहू जी का बचपन कैसा था, और क्या ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बचपन से ही था उनको? देखिए, मेरे पिताजी सेकंड वर्ल्ड वॉर में आर्मी में थे और काफ़ी शिक्षित थे उस समय भी, और लेकिन वो आर्मी की सर्विस के बाद में हमारे पिताजी भी राजनीति से जुड़े रहे, और राजनीतिक लोगों का आना जाना घर में लगा रहता था। राजनीतिक गतिविधियों में हमारे पिताजी भी सम्मिलित रहते थे, और इस कारण से राजनीति में काफ़ी गहरी दिलचस्पी बचपना से थी। और जैसा मैंने बताया ना, बहुत कम उम्र में हम लोगों ने मैं समझता हूँ 73-75 जब आपातकाल लगा था, उस समय ये दोनों आंदोलन हमारे चल रहे थे। एक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी आंदोलन चल रहा था, और किसानों के लिए भी उस समय किसानों की जो समस्या थी, लेवी के संबंध में आंदोलन हो रहे थे यहाँ पर, तो उस आंदोलनों में भाग लिया। तो इस तरह से राजनीतिक शुरुआत हुई। फिर गांव की राजनीति से किए, किसानों के लिए मंडी समिति जो होती है
उसमें निर्वाचित हुए, गांव के सरपंच भी रहे। फिर पहली बार मुझे 1990 में विधानसभा की चुनाव की टिकट मिली, उसमें हार गए हम। फिर 93 में पहली बार विधायक बने, उसके बाद में फिर 98 में भी फिर बना, लगातार जो है क्षेत्र की जनता ने मुझे 5 बार विधायक बनने का आशीर्वाद दिया है। और इसी के चलते हमारे बड़े नेताओं का विश्वास मिला, मंत्री पद में भी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी अजीत जोगी जी के नेतृत्व के समय में कार्य करने का अवसर मिला मुझे। नई सरकार को सत्ता में आए 7 महीने बीत चुके हैं, अब तक इसके पूरे कार्यकाल को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या किस तरीके से काम कर रही है सरकार? जैसा करना चाहिए उस तरह का काम हो पा रहा है? क्या जनता संतुष्ट है? कैसे देखती है कांग्रेस इसे? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और हम लोगों का देखने का नजरिया भी एक विपक्ष की तरह होता है, और जो भी जनहित में जो काम उचित नहीं है उसका हम लोग विरोध समय समय पर बराबर करते रहते हैं। और प्रजातंत्र में जरूरी है शासन के कामकाज की हम लोग भी देखें, और जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ ठीक जनहित में काम नहीं हो रहे हैं, उसमें हम लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं कि इसको सरकार ठीक करे। तो अभी देख रहे हैं हम लोग 7-8 महीने का जो कार्यकाल है, ये काफ़ी निराशापूर्ण कार्यकाल है इनका अभी तक जो बीता है। अभी जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ आज अपराधगढ़ बन गया है। एक भी दिन ऐसे नहीं जा रहे हैं कि कहीं कोई हत्या, चाकूबाजी या बलात्कार या अन्य और भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो रही हो, ऐसा एक भी दिन नहीं जा रहा है। कोई लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, विशेषकर महिलाएं काफ़ी अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। कानून का व्यवस्था तो यह ही है। और किसानों के लिए भी, जैसे बहुत सारी हमारी कांग्रेस की सरकार की अच्छी योजनाएं थी, उनको बंद नहीं करना था। गौठान को उठाकर बंद कर दिया। सारे किसान आज छत्तीसगढ़ में, हम लोग किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी जिले में जाते हैं, तो सबसे पहले किसान बोलता है गौठान की बात। जो फसल चराई जो है उसकी सुरक्षा हो रही थी गौठान से, उसको इस सरकार ने अकारण बंद कर दिया। आज हर गांव में हमारा 10-15 एकड़ जमीन सुरक्षित हो गई थी उसके नाम से, और फसल सुरक्षित था। आज फसल सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता उन्होंने बंद कर दिया। भूमिहीन किसानियों को जो पैसा देते थे उन्होंने उनको बंद कर दिया। अच्छी योजनाएं, जो भी योजनाएं जो जनहित में चल रहा है उसको बंद नहीं करना चाहिए। आप अपनी नई योजनाएं लाइए ना, नई योजनाएं दीजिए कुछ। तो एक मातृत्व वंदना, महतारी वंदना में जो 1000 रुपये दे रहे हैं, उसके अलावा इनके पास में कोई बताने के लिए कोई ऐसी नई योजना नहीं है, ऐसा कोई नया कार्य नहीं है जिसका ये लोग कहें कि ये राज्य के जनता के हित में हमने ये कानून लाया है। ये किसी भी बड़ी परियोजना की, जैसे मैंने बात करी सिंचाई परियोजना की प्राथमिकता होती है, उस पर तो सोचते ही नहीं, बात ही नहीं करते हैं कि उन पर आगे उनका क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, क्या योजना है भविष्य की। इस पर भी कभी कोई बात नहीं करते। कभी मुख्यमंत्री जी का जो विजन है इस विषय में कि इस प्रदेश का कैसे विकास करना चाहते हैं, कभी उनका विजन जो है अभी तक सामने आज नहीं आ पा रहा है। तो एक अधिकारियों के भरोसे ये सरकार चल रही है, और पूरी तरह से ये देखने में आता है कि जो स्थानीय प्रशासन है हमारा, निचले स्तर से लेकर के सब पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लोगों का काम बिना पैसा दिए, और पैसा दिए भी नहीं, काफ़ी बड़े पैमाने में पैसा लेन देन होता है, तब जाकर के लोगों का काम हो पा रहा है। हर सरकारी कार्यालयों में आज भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। सारे उनके भाजपा के विधायक मंत्री अवैध रेत निकासी में पैसा कमाने में लगे हुए हैं, आपके अवैध मुरुम में लगे हुए हैं, लोग ट्रांसफर वगैरह में पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो खाली भ्रष्टाचार में इन लोगों की लिप्तता दिखाई दे रही है। मुझे अभी तक इनका 8 महीनों में ऐसा कोई प्रदेश के विकास के लिए उनका जो स्पष्ट दृष्टिकोण, क्या दृष्टिकोण है, किस दिशा में ले जाएंगे, कोई लक्ष्य
हीन या सरकार, दिशाहीन सरकार चल रही है। आपके अनुभव के आधार पर अगर मैं पूछूं तो कांग्रेस के इस कार्यकाल से वापसी का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, बहुत सारी गलतियां हुई हैं हम लोगों से, उसको हमें स्वीकार करना होगा। और हम लोगों ने पार्टी के अंदरूनी भीतरी बैठकों में इस विषय पर चर्चा भी किया है, जानना भी है हम लोगों ने कि किन कारणों से हम लोग असफल हुए हैं और भविष्य में उस पर किस तरह से उसको सुधार कर सके, इसकी समीक्षा भी की गई है। उन कारणों को दूर कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता ने यदि बदलाव किया है, जनादेश दिया है, तो स्वीकार करना ही है। अवश्य ही हमसे गलतियां हुई हैं जिससे लोग नाराज होकर या सामने वाले के जो मैनिफेस्टो है उन पर ज़्यादा अधिक भरोसा करके इस तरह से निर्णय लिया। दोनों बातें हुई हैं, कुछ नाराज़गी भी है, कुछ उनके मैनिफेस्टो पर जो बताया ना, जो 1000 रुपये महिलाओं को देने का, ये बहुत बड़ा उनका एक हथियार के रूप में वो साबित हुआ है। क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना एक ट्रिक अपनाया है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, ऐसा आने वाले समय में हमें कांग्रेस में भी देखने को मिल सकता है? क्या कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन में तो पारित ही हुआ है कि हमें 50 से कम उम्र के लोगों को आगे लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर देना है। ये तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में पारित हुआ है और उसको फॉलो कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं कि हमारी नई पीढ़ी को कांग्रेस भी जो है अवसर दे रही है, लगातार अवसर दे रही है। और भी इस इलेक्शन में भी बड़े पैमाने पर नए लोगों को टिकट दी गई और इसी तरह से संगठन में भी अभी यही संकेत हैं कि अधिक से अधिक हमारे युवाओं को इसमें अवसर दिया जाएगा। अब सर, युवाओं को अगर दिया जाता है तो सर आपको क्या लगता है कि इसका पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि कहा जाता है कि पार्टी में तजुर्बे की आवश्यकता होती है, निश्चित ही जोश की भी आवश्यकता होती है, लेकिन तजुर्बा जो है वो साथ रहता है, जोश एक साथ रहता है तो कोलैबोरेशन अच्छा बना रहता है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, दोनों की आवश्यकता है हमें। जहाँ अनुभव तजुर्बा की आवश्यकता है, वहीं काम करने लायक रात दिन जो लोग काम कर सकें, ऐसे जोश से भरे हुए युवाओं की भी आवश्यकता है। और पूरी तरह से युवा युवा ही रख देंगे, खाली जोश से ही काम नहीं होगा, तजुर्बा भी उतना ही आवश्यक है। तो पुराने वरिष्ठ लोग भी रहेंगे, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिलेगा, युवा लोगों को, ताकि वो लोग भी हमारे वरिष्ठ लोगों के तजुर्बे का फ़ायदा उठा सके भविष्य में, उनसे सलाह लेकर के उनके मार्गदर्शन पर आगे काम करेंगे। कोई सीख कर तो आता नहीं है ना, अवसर मिलने से ही लोग सीखते हैं। तो हमारे यहाँ पार्टी भी बराबर पुराने को भी तजुर्बे को महत्व दे रही है और नए को भी महत्व दिया जा रहा है। एक अंतिम सवाल लूंगी सर कि युवा अब नए हैं जो आ रहे हैं राजनीति में, आपका तजुर्बा है, लंबा अनुभव है, कई कार्यकाल आपने देखे हैं, तो इस शो को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि आज के युवाओं को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? 2-3 ऐसी टिप्स जो उन्हें आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य में काम आए। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि राजनीति जन सेवा करने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है और जो आज युवा पीढ़ी है हमारे, जो अच्छे सोच के लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे लोग नशे में डूबे हैं, कि सारे के सारे लोग गलत हैं, नहीं, आज भी बहुत से अच्छे अच्छे युवा हैं जो देश हित में सोचते हैं, जनता के हित में सोचते हैं। ऐसे लोगों को काफ़ी बड़े पैमाने पर आगे आने की आवश्यकता है। पद एक सिर्फ विधायक या सांसद नहीं होते हैं, सेवा के बहुत सारे व्यापक क्षेत्र हैं जनप्रतिनिधित्व करने के, और ऐसे में हमारे युवा एक नए अपने एक वैचारिक रूप से एक उज्जवल भविष्य के लिए इस प्रदेश की, देश की, समाज की एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के दृष्टिकोण से आगे आवें। और निश्चित तौर पर ये सुधार तभी होगी हमारे जब अच्छे सोच के साथ हमारे युवा लोग आएंगे राजनीतिक क्षेत्र में। तो हमारे प्रदेश के युवाओं से यही अपील है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक कार्यों में लगें और जन सेवा के क्षेत्र में भी आवें, तो एक अच्छा विचारधारा लेकर के
आवें और एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवें तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ठीक है, भले आंशिक सफलता मिले, ज़्यादा सफलता मिले, लेकिन उसका परिणाम तो आएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, जिनके साथ हमने बातचीत की और बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने हमारे साथ की। तजुर्बे की तो बात की ही, साथ ही आज के युवाओं के लिए एक छोटी सी टिप्स उन्होंने दी है कि जरूरी नहीं है कि वो सत्ता में अगर आते हैं या फिर कांग्रेस में अगर आते हैं तो वो विधायक या सांसद या फिर किसी बड़े पद पे ही राजनीति में आए। सेवा के भाव से कार्यकर्ता भी एक सेवक होता है, तो इस सेवा भाव से वो पार्टी में जुड़े। राजनीति में बिल्कुल स्वच्छता के साथ, स्वच्छता के भाव से वो अपने आप को हर पायदान पर पाएंगे और जैसे जैसे वो सेवा करेंगे वैसे वैसे उनके पद को पार्टी ही स्वयं निर्धारित करेगी कि किस तरीके की सेवा के हिसाब से उन्हें कैसा पद देना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास इंटरव्यू के लिए।